नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बढ़िया आर्टिकल्स। तो अगर आपको इंटरेस्ट है बिजनेस आर्टिकल्स में, फाइनेंशियल आर्टिकल्स में, स्टॉक मार्केट में, इन्वेस्टमेंट्स में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के पहले आर्टिकल से। कई लोग को काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं, लेकिन हम बहुत ही सिंप्लीफाई करके आपको बताएंगे। ECB cuts interest rates for the first time since 2019, now at 3.75% from all-time high of 4%. ECB non-committal on rate path. ECB कौन सा बैंक है ये? यूरोपियन सेंट्रल बैंक। RBI है हमारे पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा सेंट्रल बैंक है। आप लोन नहीं ले सकते, राइट? ये बैंक्स का भी बैंक्स है, ऐसे बोलते हैं इसे, ठीक है, बैंकर ऑफ बैंक्स। तो वैसे ही यूरोप में यूरोपियन सेंट्रल बैंक है और यूएस में हम बोलते हैं फेडरल रिजर्व, ठीक है। तो ये क्या डिसाइड करते हैं, ये इनका काम क्या है? ये रेगुलेशंस बनाते हैं, गवर्न करते हैं देश के सारे बैंक्स को, राइट? इसके अलावा ब्याज दर क्या होने चाहिए, ये हर देश में उसका सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। तो ब्याज दर मतलब जिस दर पे आप लोन ले रहे हैं बैंक से, और जो बैंक आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज को, कंज्यूमर्स को, सबको लोन दे रहा है, ठीक है, कैसा आगे होना चाहिए उसका पाथ, ठीक है, वो आउटलुक बताता है कि आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं, घटाने का सोच रहे हैं, और इनका रीज़न क्या होता है इसके लिए, जो एम होता है इनका, वो होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। तो हमेशा रीज़न ये क्या देंगे कि ठीक है, इन्फ्लेशन यहाँ पे आ रहा है तो हमें ब्याज दर से इसे कंट्रोल करने के लिए बढ़ाना है ब्याज दर को या घटाना है। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आजकल चल रही हैं, ठीक है। ब्याज दर अगर आप देखें पिछले 2-3 सालों में हर देश में सिर्फ बढ़ी ही है, ठीक है, जिसकी वजह से ब्याज दर जब महंगे हो जाते हैं तो सारे सामान भी महंगे हो जाते हैं, है ना। आप एजुकेशन लोन ले रहे हैं, वो भी ज़्यादा ब्याज पे आपको पे करना पड़ रहा है। होम लोन एक्सपेंसिव हो गए, कार्स एक्सपेंसिव हो गए, गाड़ियाँ भी कम बिकती है, क्योंकि अगर कार लोन और बाइक लोन पे तो ज़्यादा गाड़ियाँ बिक रही हैं हिंदुस्तान में, तो हर चीज़ पे फ़र्क पड़ता है इसका डिमांड पे। तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने क्या किया इस वक्त, इन्होंने इंटरेस्ट रेट कट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन को ये टैकल कर पाए हैं। इनका कहना है कि महंगाई दर पहले से कम हो गई है तो हम ब्याज दर बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और हम ऐसा ही करेंगे। इनका ये कहना है कि इन्फ्लेशन 2.2% एवरेज करने वाली है 2025 में, जो प्रीवियस एस्टिमेट था उससे तो ज़्यादा ही है, लेकिन स्टिल कंट्रोल में है। तो इन्फ्लेशन अगर आप 20 कंट्रीज़ में देखें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको ये दिखेगा कि 2.6% पे आ चुका है, जो था 10%, मतलब 5 गुना ज़्यादा था यहाँ से ऑलमोस्ट 2022 में, जिसकी वजह से इतनी तेज़ गति से हमें ब्याज दर को बढ़ाना पड़ा था, ठीक है। तो इस वक्त सस्ता क्या क्या हो गया, एक तो फ्यूल वहाँ पे बहुत सस्ता हो गया। रशिया यूक्रेन वॉर के वक्त आप देख रहे थे नेचुरल गैस कितनी एक्सपेंसिव हो गई थी, और इस पे काफ़ी डिपेंडेंट है यूरोपियंस। तो अब क्योंकि सिचुएशन नॉर्मल है तो इन्फ्लेशन भी नॉर्मल हो चुका है, अब ब्याज दर को भी कम करने का वक्त आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि हम पहले ही नहीं कमिट कर रहे हैं ये चीज़ कि हाँ ठीक है हम ये अब घटाते ही जाएंगे, हम ये नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, ताकि कोई ओवर ऑप्टिमिस्टिक ना हो जाए बहुत ज़्यादा कि बस अब तो लोन घटते ही जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं मानना है। उनका ये कहना है कि प्रोग्रेस हुआ है पिछले कुछ क्वार्टर्स में अगर आप देखें, लेकिन अभी भी जो प्राइस है, इन्फ्लेशन है, ये हो सकता है कि थोड़ा बढ़ जाए बीच में, राइट, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, वेज ग्रोथ भी हो रहा है। तो जो हमारा टारगेट है इन्फ्लेशन हो सकता है उससे ऊपर ही रहे, अभी भी हम 2% लाना चाह रहे हैं, वो 2% से ऊपर ही रहे शायद, बट ठीक है, अभी चीज़ें कंट्रोल में नज़र आई हैं, काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया है इन्फ्लेशन को, इसीलिए ये डिसीजन यहाँ पे लिया गया। तो अब ये मत सोचिए कि अभी बैक टू बैक हर मीटिंग में रेट कट्स ही आएंगे। आते हैं अगली खबर पे। एनवीडिया ओवरटेक्स एप्पल एज सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। एनवीडिया चिप मेकिंग कंपनी है, सेमीकंडक्टर चिप्स बनाती है वैसे तो, लेकिन ये तब फेमस हुए जब इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर्स के लिए चिप्स लॉन्च किए, सेमीकंडक्टर चिप्स, प्रोसेसर्स लॉन्च किए जो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हैं, राइट। सो तब से अगर आप देखें इनकी सेल्स हर बार रिकॉर्ड तोड़ रही है, रेवेन्यू कई गुना बढ़ चुका है, एंड स्टॉक प्राइस आप कह सकते हैं कि ये मल्टी बैगर स्टॉक बन चुका है, मतलब मल्टी बैगर स्टॉक जो 2 गुना से ज़्यादा हो जाए रिटर्न में, ठीक है, वैल्यू में 100 रुपये की चीज़ 200 या उससे ज़्यादा हो जाए तो मल्टी बैगर बोलते हैं उसे। तो एनवीडिया जो ऑलरेडी दुनिया का सबसे वैल्यूबल सेमीकंडक्टर फर्म था, अभी ये पहला कंप्यूटर चिप कंपनी बन गया है जो $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल कर चुका है। $3 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा होता है।
कई देश जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके भी आप कह सकते हैं जीडीपी से ज़्यादा इसकी वैल्यू हो गई। अगर आप कंट्रीज़ को देखें, जैसे कुछ यूरोपियन डेवलप्ड कंट्रीज़ ही हैं और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनकी पूरी जीडीपी इतनी नहीं है जितना इस कंपनी की इस वक्त वैल्यू है। तो जो शेयर्स हैं सांता क्लारा कैलिफोर्निया बेस्ड फर्म, ये इस साल 150% बढ़े हैं, मतलब 150% का मुनाफा हुआ है अगर किसी ने इसमें इन्वेस्ट किया है। एंड क्योंकि जो चिप्स हैं इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग में है, बहुत पैसा निवेश हो रहा है, तो ये जो हमें आप कह सकते हैं ये जो पावरफुल चिप्स है, पावरफुल सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, इनकी नीड और ज़्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज वैसे ही हमें फील हो रही थी बहुत ज़्यादा कोविड के बाद, राइट। तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स भी किए गए एंड इस वक्त ये कंपनी $3 ट्रिलियन से भी ज़्यादा वैल्यू अचीव कर चुकी है। तो लास्ट टाइम जब एनवीडिया की वैल्यू एप्पल से ज़्यादा थी तो पता ये कब था? ये था 2002 में, ठीक है, 5 years बिफोर फर्स्ट आईफोन वॉज रिलीज। एंड उस वक्त दोनों कंपनीज थी $10 बिलियन की। मतलब किसी ने 2002 में निवेश किया होता है एनवीडिया में या एप्पल में तो वो मिलता है उनको 10 बिलियन में। और अब ये कितना हो चुका है? ये हो चुका है करीब 300 गुना। $10 बिलियन की कंपनी थी 2002 में, 2024 में ये $3 ट्रिलियन की कंपनीज हैं। तो ये जो पैसा है ये 300 गुना हो गया है 20 साल में, जो कि बहुत ही बड़ा रिटर्न है, ठीक है। NVIDIA has shown no signs of slowing down or letting its rival catch up. Company's chief executive officer Jensen Huang said the firm plans to upgrade its so-called AI accelerators every year. इनका कहना है कि NVIDIA एक तो बिल्कुल नहीं रुक रहा और साथ में जो हमारे कंपटीटर्स हैं कोई भी साइन नहीं है उनका कि वो हमसे कैचअप कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये इनका ये भी कहना है कि अपग्रेड करते रहेंगे अपने AI एक्सेलरेटर्स को हर साल। तो इस वक्त आप देख रहे हैं AI कितना ज़्यादा आप कह सकते हैं ट्रेंड में है, न्यूज़ में है। ChatGPT लैंग्वेज मॉडल से लेके कि हर चीज़ में हर एप्लीकेशन में हम लोग AI को इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका पूरा फ़ायदा मिल रहा है किसको? NVIDIA को। तो 2022 में जो कंपनी आपको 2 में आपको कंपनी जो $10 बिलियन की मिलती थी जिसकी वैल्यू एप्पल से ज़्यादा थी, आज 2024 में फिर वो एप्पल से ज़्यादा वैल्यूबल हो चुकी है यहाँ पर। सो इंडिया में क्या हमें इस तरीके की कंपनीज मिल सकती है? जी नहीं। देखिए, इंडिया में अभी कोई ऐसी सेमीकंडक्टर कंपनी नहीं है जो खुद से सेमीकंडक्टर डिज़ाइन करके प्रॉपर प्रोडक्शन कर रही हो, ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर हो, राइट। बट इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करने को तैयार है, बहुत ही बड़े कमिटमेंट्स हो रहे हैं सेमीकंडक्टर के फील्ड में। एंड हमारा काम यह है कि हम हमेशा नज़र रखें ऐसी कंपनीज पे, बिकॉज वी नो कि किस तरीके से इनकी वैल्यू यहाँ से बहुत ही ज़्यादा ब्लास्ट हो सकती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर सकती है। और अ पीरियड ऑफ 10 years 15 years वी नो कि ये इंडस्ट्री यहाँ से बहुत आगे जाएगी और ये एक नेसेसिटी बन जाएगी किसी भी कंट्री के लिए। आते हैं कुछ इन ब्रीफ आर्टिकल्स पर। SpaceX मेगा रॉकेट मेक्स 4th टेस्ट फ्लाइट। SpaceX का मेगा स्टारशिप रॉकेट है, ये ब्लास्ट हुआ टेक्सास से थर्सडे को। 4th टेस्ट फ्लाइट था स्पेसशिप का, जो नासा और एलॉन मस्क जिस पे काउंट कर रहे हैं कि वो इंसान को चांद पे और मार्स पे दोनों जगह पे लेके जा पाएंगे। एंड यहाँ पर ये सक्सेसफुली कर पाए हैं। इस वक्त SpaceX कोशिश कर रहा था कि वो एक्सप्लोजन्स को अवॉइड करे, डिस्टेंस को कंट्रोल करे। एंड अगर आप देखें यहाँ पे ये सक्सेसफुली टेस्ट फ्लाइट कर चुके हैं। ऑफ कोर्स कई सारी ऐसी टेस्ट फ्लाइट होंगी फाइनल फ्लाइट से पहले, इससे पहले एक्सीडेंट्स भी क्योंकि हो चुके हैं। अगर आप देखें लास्ट टाइम भी स्पेसक्राफ्ट से ये अपना कॉन्टैक्ट लूज़ कर चुके थे एंड काफ़ी बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस भी इन्हें झेलना पड़ता है। अब ये सोचिए SpaceX अगर एक लिस्टेड कंपनी होती तो हर एक टेस्ट फ्लाइट, हर एक फ्लाइट पे इनके शेयर प्राइस ऊपर और नीचे जाते, कितना वॉलेटाइल रहता है ये स्टॉक। आप मान सकते हैं ये चीज़, क्योंकि एक एक टेस्ट फ्लाइट में इतना ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है, इतना ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। इसीलिए स्पेस कंपनीज आपको प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज वही दिखेंगी जो बहुत ही बड़ी कंपनीज हैं ऑलरेडी। जैसे अमेजन इन्वेस्ट कर रहा है इसमें जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वैसे ही एलॉन मस्क कर रहे हैं, या फिर वर्जिन गैलेक्टिक कर रहा है। तो इनके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसा है, ये मल्टी बिलियनर्स है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
ये एक रिक्वायरमेंट है क्योंकि यहाँ रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, सिर्फ एक गलती से आपका पूरा इन्वेस्टमेंट खत्म हो सकता है। इंडिया में भी लेकिन आपको देखेंगे ऐसे कई सारे स्टार्टअप्स हैं इस वक्त जो बहुत छोटे हैं, पैसे बहुत कम यूज़ कर रहे हैं एक्चुअली, एंड बहुत ही बढ़िया एडवांसमेंट्स हैं। हमने कुछ ही दिन पहले आर्टिकल में कवर भी किया था कि किस तरीके से इंडिया में बहुत ही तेज़ गति से ग्रो कर रहा है प्राइवेट स्पेस सेक्टर। मेटा फेसेस कॉल इन EU टू नॉट यूज पर्सनल डेटा फॉर AI। मेटा प्लान कर रहा था कि पर्सनल डेटा यूज करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए, ठीक है, विदाउट सीकिंग कंसेंट, हमारे मर्जी के बिना हमारा डेटा यूज़ करेगा। लेकिन NOIB ने थर्सडे को, एक एडवोकेसी ग्रुप है, उन्होंने कहा कि ये NOIB का फुल फॉर्म सबसे पहले बता दूं मैं, नन ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। इन्होंने अर्ज किया है नेशनल प्राइवेसी वॉचडॉग्स को, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो प्राइवेसी के जिनके अंडर आता है, कि वो इमीडिएटली एक्ट करें इस पर, ठीक है। और लोगों का पर्सनल प्राइवेट डेटा बिना उनकी मर्जी के बिल्कुल यूज़ नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी हो, उसे ट्रेन करने के लिए या फिर उसके किसी के भी बेनिफिट के लिए किसी का भी पर्सनल डेटा नहीं यूज़ होना चाहिए। तो इन्होंने 11 कंप्लेंट्स की है मेटा के अगेंस्ट, एंड डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटीज़ को कंप्लेन किया ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली, आयरलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड एंड स्पेन में। तो लेट्स सी क्या होता है, मेटा क्या आगे अपने AI मॉडल को ट्रेन कर पाता है, क्योंकि अब यूरोपियन कमीशन में काफ़ी सारे रूल्स आ चुके हैं प्राइवेसी डेटा प्रोटेक्शन को लेके, सो इट्स नॉट ईजी। Robinhood बेट्स बिग ऑन क्रिप्टो फॉर बिटस्टैम्प। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है Robinhood, आप काफ़ी फेमस है US में अगर आप देखें, एंड काफ़ी सारे रिटेल ट्रेडर्स यहीं पे ट्रेड करते हैं। तो इनका ये कहना है कि ये क्रिप्टो एक्सचेंज खरीदने वाले हैं बिटस्टैम्प $200 मिलियन कैश में, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फुल फ्लेज फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। तो एक्विजिशन ऑफ बिटस्टैम्प, जिसे 2011 में फाउंड किया गया था, करीब 50 एक्टिव लाइसेंसेज और रजिस्ट्रेशन हैं इनके पास ग्लोबली। तो क्रिप्टो में जो लोग ट्रेड करते हैं उन्हें पता होगा बिटस्टैम्प के बारे में, ऑल्दो रॉबिनहुड के बारे में पता होगा। जैसे इंडिया में हमारे पास ब्रोकर्स हैं, डिस्काउंट ब्रोकर्स, वैसे ही रॉबिनहुड एक ब्रोकर है US में जो अच्छा खासा मार्जिन, लेवरेज सब कुछ प्रोवाइड करता है छोटे ट्रेडर्स को और इन्वेस्टर्स को भी। तो बिटस्टैम्प का कोर स्पॉट एक्सचेंज है जो यूरोप और एशिया में काफ़ी फेमस है, एंड 85 ट्रेडेबल एसेट्स भी हैं इनके पास। तो रॉबिनहुड क्या करेगा, इसके थ्रू एंटर करेगा क्रिप्टो मार्केट में। इंडिया में ऑल्दो आप ऐसा नहीं देखेंगे, इंडिया में कोई भी ऐसा ब्रोकर नहीं है जो हमारे शेयर्स में ब्रोकर हो एंड फिर उसके बाद वो क्रिप्टो में भी जंप कर जाए। क्रिप्टो में सारे नए ही लोग आए हैं, क्योंकि ऑफकोर्स सबको बहुत डर था रेगुलेशन से, एंड ये सही डिसीजन था क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल अगेंस्ट है क्रिप्टो करेंसी के। इंडिया, साउथ कोरिया, US, जापान, EU लॉन्च बायोफार्मा अलायंस। साउथ कोरिया, इंडिया, जापान यहाँ पे और यूरोपियन यूनियन ये एक साथ एक अलायंस लॉन्च कर रहे हैं जिसमें ये जॉइंट एफर्ट्स डालेंगे एक सप्लाई चेन बिल्ड करने के लिए बायो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। तो साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ऑफिस सियोल में उन्होंने अनाउंस किया और इनॉग्रल मीटिंग की बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस की सैन डिएगो में, जिसका यहाँ पे इनॉग्रल था। तो दुनिया की लार्जेस्ट बायो फार्मास्यूटिकल एग्जीबिशन, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, ठीक है, और बायो एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी थी। और यहाँ पे इनका गोल क्या है, इन्होंने एम्फेसाइज किया कि देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल और रिलायबल सप्लाई चेन होना, राइट। क्योंकि कोविड के वक्त पता चला था कि किस तरीके से पैनिक हो सकता है एंड कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है कंट्रीज एक दूसरे पे। तो हो सकता है कि एक के प्रॉब्लम आने से सब चेन रिएक्शन में सारी कंट्रीज़ को यहाँ पे मुसीबत फेस करना पड़े इन केस ऑफ एनी सप्लाई चेन इश्यूज। तो ये चाहते हैं कि एक रिलायबल सस्टेनेबल सप्लाई चेन बने, कि किसी कंट्री को कोई प्रॉब्लम ना हो और सब कोई ऐसे पैनिक या इमरजेंसी के टाइम पे कोऑर्डिनेट कर पाएँ एक दूसरे से, ठीक है। इसके साथ साथ जो रेस्पेक्टिव कंट्रीज़ में जो पॉलिसीज़ बनेंगी, रेगुलेशन बनेंगी रिसर्च डेवलपमेंट के को लेके, वो भी सारी ये कोऑर्डिनेट करके बनाएं ताकि यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ हों एंड ताकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन भी हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।